हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज अपन देखने जा रहे हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले। कक्षा 10 का अध्याय 4 पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 4 में दिया गया है। सो गाइस, अपन देखेंगे जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या होते हैं। हमने इसके वीडियो 3 पार्टों में इस लेसन को कंप्लीट किया है। आज हम जो कि वो पार्ट डिटेल से हमने डाल दिए हैं। एक एक पार्ट देखा है हमने। जाति का अलग एक है, धर्म का अलग है और लैंगिक मसले अलग हैं। सो गाइज, आज हम इसको इकट्ठा करके और इसका निष्कर्ष बताएंगे। इस लेसन का मेन निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले। यदि आप ये वाला वीडियो भी फुल देखे लेते हैं, मेरा वीडियो जब भी देखिए गाइस फुल देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा समझ में आएगा क्योंकि हम रिलेट करते हुए चलेंगे एक दूसरे को। सो गाइस, चलते हैं लैंगिक। आज अपन अभी देखेंगे लैंगिक मसले गाइस क्या होते हैं। तो लैंगिक मसले में होता है गाइस, इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है शारीरिक विभाजन के आधार पर और एक होता है सामाजिक विभाजन के आधार पर। लैंगिक मसले मतलब लड़कियों और लड़कों में क्या अंतर पाया जाता है। लैंगिक मसले उसे कहते हैं गाइस, लड़की और लड़के में हम देखते हैं बहुत विभाजन किया जाता है। जैसे हम देखते हैं शारीरिक आधार पर, यदि पहला विभाजन हम इसको देखते हैं तो क्या होता है। शारीरिक विभाजन के आधार पर यदि हम देखें तो लड़कियों का जैसे अपन शारीरिक विभाजन देखेंगे, बॉडी देखेंगे तो उनकी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। बट ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाती हैं, मानसिक रूप से फुल होती हैं। थोड़ी बहुत वो हो सकती है, लड़कों से वेट में कम हो सकती हैं, बट यदि उनको भी अच्छा पालन पोषण किया जाता है तो वो भी कम नहीं होती हैं। और दूसरा देखा गैस, हम देखते हैं लड़कियों की आवाज़ पतली होती है लड़कों की अपेक्षा। ये हुआ गैस शारीरिक विभाजन, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये प्राकृतिक है और इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। ये होता है गाइस शारीरिक विभाजन। दूसरा देखते हैं अपन, इसका एक सामाजिक विभाजन भी है। सामाजिक विभाजन मतलब लड़कियों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाना। एक होता है शारीरिक विभाजन, जिसके बारे में हमने चर्चा की, और दूसरा होता है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन के भी हमने देखा। सामाजिक विभाजन मतलब जो समाज द्वारा नियम बना दिए जाते हैं लड़के लड़कियों के लिए, अलग से नियम बना दिए जाते हैं जो कि पहले बनाए जाते थे। अभी भी कुछ कुछ नियम चलते हैं, पूरी प्रथा तो खत्म नहीं हुई है इसमें सामाजिक विभाजन में। लेकिन हम देखते हैं आगे गाइस, सामाजिक विभाजन के भी 2 रूप समाज ने लड़के और लड़कियों को 2 दृष्टि से देखा जाता है, अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। एक तो निजी विभाजन हम देखते हैं, परिवार में ही जो मतभेद किया जाता है गाइस उसको देखेंगे, और दूसरा देखेंगे सार्वजनिक विभाजन, मतलब कि सरकारी कामकाजों में लड़कियों की स्थिति देखेंगे और लड़कों की स्थिति देखेंगे। सो गाइस, अभी हम देखते हैं इसका निजी विभाजन क्या है गाइस। इसका हम निजी विभाजन देखते हैं हम निजी मतलब कि घर में हम देखते हैं कि कैसे लड़कों लड़कियों के साथ में भेदभाव किया जाता है। ये होता है सामाजिक विभाजन। देखिए, आप श्रम के आधार पर यदि हम लैंगिक विभाजन करते हैं तो देखते हैं लैंगिक विभाजन मतलब औरतों के कार्य देखेंगे और मर्दों के काम देखेंगे गाइस, तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये होता है सामाजिक विभाजन का निजी रूप, जो कि परिवार से ही शुरू हो जाता है इनमें विभाजन करना। जैसे बोल दिया जाता है कि लड़कों का कार्य क्या होता है गाइस, दफ्तर जाना, ऑफिस जाना और पैसे कमाना, और लड़कियों का काम क्या होता है, हम देखते हैं उनका काम क्या होता है गाइस, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, गृहस्थी चलाना, नौकरियां। यदि किसी मध्यम वर्ग परिवार की है लड़कियां तो वहाँ भी नौकरी भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं। ठीक है ना। बच्चों का पालन पोषण कौन करता है गाइस, लड़कियां करती हैं, मतलब औरतें करती हैं, पुरुषों से अधिक काम करती हैं गाइस। हम देखते हैं कि महिलाओं का काम कब ख़त्म ही नहीं होता है, सुबह से शाम हो जाती है, जबकि लड़के तो आकर के 6 घंटे ड्यूटी, 6.5 घंटे ड्यूटी बजा करके आ जाते हैं और बोल देते हैं हमारा काम हो गया। घर के कामों में जैसे हमने देखा, लड़कों का काम देखा गाइस, ऑफिस जाना, पैसे मिलने वाले काम करना, काम कम समय का करना गाइस, काम लिखा है यहाँ, काम का समय कम होना।
सॉरी और लड़कियों से कम होना, ये होता है निजी विभाजन। सो गाइस, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं औरतों के काम, वो देखिए, और उनके काम की कभी वैल्यू नहीं दी जाती है। ये होता है सामाजिक विभाजन। आप देख रहे हैं उनका पानी लाना, खाना बनाना, और साथ में लड़कों के साथ में हम देखते हैं कि कई बार उनको वहाँ भी जाना पड़ता है, खेतों में भी जाना पड़ता है लड़कों के साथ में, जो कि लड़कों का काम है। उनके साथ में भी हाथ बटाना और साथ में कपड़े धोना। और यदि अपन शहरी तौर पर देखें तो लड़कियों का खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू बर्तन के साथ साथ में कभी कभी उन्हें दफ्तर भी जाना पड़ता है। कभी कभी क्या, यदि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो उन्हें दफ्तर का काम भी करना पड़ता है। सो गाइस, इतने सारे काम के होने के बावजूद भी लड़कों का काम सिर्फ एक ही होता है, पैसे कमा कर लाना। और घर के काम के लिए बोल दिया जाता है, जैसे यदि खाना बनाने के लिए, कि हमारा काम नहीं है और ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और बोल दिया जाता है। और वही काम यदि अपन देखते हैं कि यदि उनको पैसे मिलने लगते हैं इन्हीं कामों में, तो वो आराम से करने लगते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अपन देखते हैं शहरी क्षेत्र में जो काम किया जाता है, तो लड़के क्या करते हैं गाइस, हम देखते हैं लड़के वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ फिर क्यों होटल में रसोईया कौन होता है, अपन शहरी क्षेत्र में देखें तो लड़के होते हैं। वहाँ तो नहीं बोलते हैं ना कि हमारे मर्दों का काम नहीं है। और हम देखते हैं दर्जी वगैरह, टेलरिंग का काम कौन करता है, वहाँ मर्द करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे पैसा मिलता है सीधे सीधे। सो गाइस, हमने देखा कि लड़कियों का काम क्या होता है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन करना और बच्चों की साफ सफाई और पूरा काम करना। इसके बाद भी उनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है गाइस। ये लड़कियों का काम है सिलाई लाई वगैरह करना। और यही काम गाइस हम देखते हैं सिटियों में, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिल रहा है लोगों को, तो आराम से कर रहे हैं। फिर ये नहीं बोलते, बड़े खुशी खुशी कर रहे हैं। फिर ये नहीं बोला जाता है कि नहीं, हम लड़कियों का काम नहीं करेंगे, सिलाई करना, खाना बनाना ये हमारा काम नहीं है। घर में बड़ी मर्दांगनी गिरी झाड़ते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं करेंगे। सही गाइस, हम अपन को ये सही लगता है कि ऐसा करना चाहिए। हमारा देश समानता लाता है, इक्वालिटी है हमारे देश में, आप भी हम भी, सब मर्द हो या महिला हो, लेकिन अधिकतर सामाजिक विभाजन है और यह दिखा जाता है गाइस। तो ये हमने देखा कि यदि सर्वेक्षण किया जाता है, तो हम देखते हैं जो महिलाएं होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा काम करती हैं। महिलाएं 7.5 घंटे काम करती हैं गाइस, और पुरुष 6.5 घंटे काम करता है। इसके बाद भी उनकी परिवार में वैल्यू ज़्यादा होती है। हम देखते हैं जो मर्द होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वो काम करते हैं, और बोल देते हैं तुम करती क्या हो, दिन भर खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन करना कोई काम है क्या, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या आपको ये सही लगता है सामाजिक विभाजन? ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, और ये तभी टूटेगा जब अपन अभी हमने देखा सामाजिक विभाजन निजी तौर पर घर के मामलों में देखा। हमेशा लड़कियों को शुरू से ही मन में बात बैठा दी जाती है गाइस कि लड़कियों का काम झाड़ू पोछा बर्तन होता है और लड़कों का काम पैसे कमाना होता है। यदि कोई लड़का बच्चा अपने पास 2 होते हैं परिवार में, तो उनको भी क्या किया जाता है गाइस, यदि लड़के लड़कियां हैं तो अपन देखते हैं उनकी शिक्षा भी अच्छे से नहीं दी जाती है। उनको बोल दिया जाता है कि आपको खाना ही तो बनाना है, क्या करना है। और लड़कों को बहुत अच्छी शिक्षा के मामले में भी हम उनको आगे देखते हैं। सो गाइस, अभी हमने देखा उनके मन में भी बात बैठा दी जाती है कि आप नहीं करेंगे, आप रोएंगे क्या, आप तो लड़के हैं, आप कभी रोते हैं। पर लड़कियों को नहीं बोला जाता है, और लड़कियों को समझा जाता है तुम तो रोने के लायक ही हो। आप भी सोचिए इस बारे मसले में कि आपकी बहन के साथ में ऐसा किया जाता तो आपको अच्छा लगेगा क्या आपकी बेटी के साथ में ऐसा किया जाता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं होता है गाइस, ये गलत है। जब तक इसके खिलाफ सब लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए नारीवादी आंदोलन भी चलते हैं गाइस। सो गाइस, अभी हमने देखा निजी विभाजन, अब देखते हैं सार्वजनिक विभाजन और राजनीति के क्षेत्र में। सार्वजनिक विभाजन मतलब कि जो सार्वजनिक रूप से हम देखते हैं जो सरकारी कामकाजों में लड़कियों की स्थिति क्या है। सार्वजनिक विभाजन, अभी हमने घर का मामला देखा, मसला देखा। सो गाइस, देखते हैं औरतों की भूमिका क्या है सार्वजनिक विभाजन और राजनीति में औरतों की क्या भूमिका है, हम देखते हैं इसमें। देखिए गाइस, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा, यदि अपन शिक्षा का मामला ले लेते हैं, अपन तीन चार बिंदु देखेंगे गाइस, उनमें क्या है लड़कियों का स्तर और लड़कों का स्तर। सो शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कितना है, 54% ही लड़कियां आगे आ पाई हैं। और अभी हम देखते हैं जो लड़कों की फीसदी है वो कितनी है गाइस, वो 76% है। संसद में उनकी भूमिका हम देखते हैं, हमारे भारत की जो संसद है, जैसे कि हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में
तो उनकी भूमिका मान लिया अभी 2019 में गाइस 14% ही है, और जबकि लड़कों की भूमिका 85% है। तो हमारे देश में लड़कियों की कंडीशन बहुत ही बिगड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इससे। और गाइस नार्डिक जैसे देशों में हम देखें तो वहाँ पे लड़कियों की संसद में जो भूमिका है, सार्वजनिक स्थलों में, सरकारी नौकरियों में गाइस, संसद में हम देखते हैं तो उनकी स्थिति कितनी है गाइस, 42% है नार्डिक देश में। कितनी ज़्यादा आगे हैं लड़कियाँ वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे हम देखते हैं संसद या राजनीतिक कार्य कोई भी होते हैं या गवर्नमेंट नौकरियाँ होती है, उसमें लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। सो गाइस पहले हमने साक्षरता के हिसाब से देखा, दूसरा संसद में उनकी भूमिका देखी तो हमको बहुत कम आई। साक्षरता में भी 54% है और उसमें हमने देखा तो 14% है। और हम देखते हैं सरकारी कामों में हम देख लें, यदि लड़कों लड़कियों को यदि अपन साथ में रखते हैं, यदि अपन लड़के और लड़कियों को यदि अपन साथ में मिलाते हैं गाइस, तो अपन पाते हैं कि लड़कियों की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। अपनी सरकारी नौकरियां हों, कोई भी कहीं का विभाग देख लीजिए, नौकरी देख लीजिए, तो वहाँ पे लड़कियों की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है और लड़कों की बहुत ही आगे है लड़कियों की अपेक्षा। सरकारी काम में देख लें, अनुपात में देखते हैं गाइस, तो लड़कियों की स्थिति में हम देखते हैं, यदि अनुपात में लिंगानुपात देखते हैं तो वहाँ भी हम पाते हैं गाइस, क्या पाते हैं कि लड़कियों का लिंगानुपात हमारे देश में हम देखते हैं तो 1000 पुरुष में अभी भी लिंगानुपात 943 है। मतलब 1000 पुरुष हैं तो 943 ही महिलाएं किसी भी राज्य में हमको दिखाई देती हैं। और हम केरल का लिंगानुपात जिसमें सबसे अच्छा है हमारे यहाँ का, लेकिन हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ही गिरा हुआ है हमारे देश में। जैसे 1000 पुरुष में 850 ही महिलाएं हैं। और हम देखते हैं तो और वेतन के आधार पर देखते हैं गाइस, तो पुरुषों की अपेक्षा इनको महिलाओं को कम दिया जाता है और महिलाओं की अपेक्षा इनको ज़्यादा दिया जाता है पुरुषों को। सो गाइस ऐसे मतभेद हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र में पहला हमने देखा गाइस साक्षरता के हिसाब से, तो साक्षरता लड़कियों की 54% है और लड़कों की 76% है। और हमने देखा दूसरा देखा हमने कि साक्षरता के हिसाब से देखा, संसद में इनकी भूमिका देखी, संसद में 14% है और लड़कों की 85% है। ठीक है ना, संसद में हमने देखा इनकी भूमिका, दूसरा देखा संसद, और तीसरा हमने देखा गाइस कि सरकारी कामों में, तो सरकारी कामों में सो गाइस संसद में देखा, संसद के साथ में हमने देखा, तीसरा देखा उनमें अपन ने सरकारी कामों में देखा, सरकारी कामों के बाद देखा हमने लिंगानुपात में देखा, लड़कों का लिंगानुपात ज़्यादा है और लड़कियों का बहुत ही कम है, मतलब 850 से भी कम है। हमारे यहाँ का भी भारत का लिंगानुपात 943 है पर 1000 पुरुष में, 1000 पुरुष में। वेतन में देखा लड़कियों के हिसाब से ज़्यादा काम दिया जाता है, लड़कों को कम और लड़कियों को कम। तो हमने पाँच डिफरेंसेस देखे अभी लड़के और लड़कियों में सार्वजनिक क्षेत्रों में। हमने देखा कि हम ये भी देखते हैं गाइस कि लड़कों यदि काम में भी, यदि कहीं भी क्षेत्र में यदि लड़कियों को काम करवाया जाता है तो उनको कितना, यदि वो बराबर काम करती हैं समान काम के लिए समान उनको वेतन नहीं दिया जाता है। और हमने क्या देखा गाइस, हम देखते हैं अपने यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि पुरुषों के बोला जाता है लड़कियों के लिए रोजगार भी नहीं मिल पाता है अच्छे से, यदि वो करना भी चाहे तो कर भी नहीं पाती हैं। और क्या होता है गाइस, रोजगार भी नहीं मिल पाता, बोल देते हैं ये कर ही क्या पाएंगी। और तीसरा हम यदि देखें गाइस, और हम देखते हैं लड़के लड़कियों में कि यदि उनको बढ़ावा दिया जाता है कभी शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम देखते हैं कि जो स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो ऐसा नहीं है गाइस कि उनका माइंड नहीं चलता है। यदि लड़की लड़कियों के बराबर नहीं है, लड़के लड़की का यदि रिजल्ट देखें हम, आकलन करें गाइस, तो हम ये नहीं पाएंगे। यदि लड़कियां कभी कभी तो लड़कियां बाजी मार ली जाती हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो या वकील हो गाइस। लेकिन कभी कभी यदि हम देखते हैं कि यदि उनका स्तर कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, बराबरी का काम चलता है। ये तो सामाजिक विभाजन है, उनको मौका नहीं दिया जाता है तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा लैंगिक मसले
इसी के चलते क्या हुआ गाइस, जब इतने सारे मतभेद होंगे, इतनी सारी उनका शोषण किया जाएगा गाइस, तो ना आंदोलन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आंदोलन होना, अपने हितों की रक्षा आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। नागरिक को हमेशा जागरूक होना चाहिए। मेन रीजन तो जागरूकता है गाइस, जब छोटे से ही उनके मन में बिठा दिया जाता है कि आपका काम ये है, आपका ये काम नहीं है, आप तो नारी क्या हुई, घर की चार दीवारी में ही वो बंद होकर के रह जाती हैं। गाइस देखेंगे नारीवादी आंदोलन क्या होते हैं। नारीवादी आंदोलन तो हमने देखा, नारियों के इतने सारे अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, समाज में उनको बराबरी का अधिकार भी नहीं मिलता है कहीं भी। अभी भी देहातों में या फिर कहीं कहीं सिटियों में भी हम देखने को मिलता है कि वो रूढ़िवादिता इसी धारणाओं से बंधी हुई हैं। सो गाइस नारीवादी आंदोलन हुए, बहुत से समाज सुधारक भी होते हैं, कुछ लोग समाज के सुधारने वाले भी होते हैं। वो चाहते हैं उनको इक्वलिटी का अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार हो, सब हम देखते हैं। तो उसको महिलाओं को समाज में उनके निजी या पारिवारिक जीवन तथा सार्वजनिक जीवन में समानता की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। गाइस क्या कहते हैं, उनके लड़कियों के और लड़कों के समानता के लिए, सामाजिक जीवन हो, मतलब सामाजिक जीवन में निजी जीवन हो गाइस, या क्या हो, निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में समानता की बात करने वाले आंदोलन को ही हम क्या कहेंगे, नारीवादी आंदोलन कहेंगे। निजी जीवन मतलब पारिवारिक जीवन, और सार्वजनिक जीवन में समानता की मांग करने वाले आंदोलनों को ही हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय महिलाओं में की संख्या हम देख चुके हैं कि महिला। सो गाइस आज आप देख सकते हैं, ये है नारीवादी आंदोलन में मतलब भारत में संसद में स्थिति नारियों की, मतलब कि 3 नारियां होती हैं तब एक पुरुष उस पर भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यहाँ इक्वलिटी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं नार्डिक जैसे देशों में देखते हैं गाइस, वो क्या है, स्त्री और पुरुष बराबरी का अधिकार है, इक्वल है, हमने देखा ये। तो इसके लिए क्या हुआ गाइस, बहुत से वुमेन्स क्या हुए, वुमेन की राइट के लिए आंदोलन हुए। और गाइस हम देख सकते हैं कि हमारे देश में भी बहुत से देशों में पहले क्या था, नारियों को ऐसे ही समझा जाता था, इसलिए उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। वोट फॉर वुमेन के लिए भी अधिकार नहीं था। ये आंदोलनकर्ताओं की देने, और साथ में जब उन पर अत्याचार हुआ तो सभी नारियों ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किए। गाइस हमारे देश में जो वोट का अधिकार आया है, आपको पता हो शायद, वो आया है 1919 में। इसके पहले स्त्रियों या महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। उनको ऐसा ही समझा जाता था कि इनकी राय पूछना जरूरी नहीं समझा जाता था। जो देश की निर्माता, भविष्य की निर्माता और साथ में महिला, हम देखते हैं कि वही राष्ट्र की निर्माता होती है। उसके बिना क्या संसार चल सकता है, उसके लिए इतने कम अधिकार दिए गए थे, कोई अधिकार ही नहीं था। सो गाइस इसके लिए हमने देखा बहुत सारे नारीवादी आंदोलन हुए। यहाँ पे भी आप तस्वीर में लगी देख सकते हैं, फ्रीडम अवर फेयर्स, मतलब महिलाओं के लिए आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन करता। इसका साथ हमने देखा कि अम्बेडकर जी हैं या महात्मा गांधी ने बहुत दिया। राजा राम मोहन राय ने 1829 में 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया। पहले तो महिलाओं का इतनी ज़्यादा खराब स्थिति थी गाइस, प्राचीन समय में हम देखते हैं कि उनको वोट देने का अधिकार तो ठीक है, यदि उनका पति खत्म हो जाता है तो उनके साथ उनको जला दिया जाता था। ये थी गाइस स्थिति महिलाओं की। आई होप गाइस आपको नारीवादी या लैंगिक मसले आपको अच्छी तरह से समझ में आए हों। सो गाइस चलते हैं आगे। अब देखेंगे धर्म और सांप्रदायिकता। हम देखते हैं हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं। हम देखते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे इस प्रकार के हमारे धर्म में। बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग लोग रहते हैं। और धर्म में क्या राजनीति है, सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, राजनीति में क्या स्थिति है धर्म की, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे।
सो गाइस देखते हैं अपन धर्म के बारे में राजनीति को जोड़ने की आवश्यकता है कि नहीं है। इनको अपन 3 लोगों की बातों को पढ़ेंगे गाइस और देखेंगे धर्म के बारे में। 3 लोगों की बातों को गौर करते हैं। तीन आंदोलन जैसे महात्मा गांधी हैं जी। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं गाइस इसके धर्म के बारे में, धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए कि नहीं। सो गाइस इन्होंने कहा है कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। मूल्य मतलब नैतिकता। तो गाइस गांधी जी कहते हैं कि राजनीति को तो चलाओ लेकिन धर्म से चलाओ। जोड़ने की तो बात ही है। अब ये तो नहीं है कि आप जोड़ो ना, राजनीति को धर्म से अलग मत रखिए, राजनीति को धर्म से चलाइए। क्योंकि वो एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जी बोल रहे हैं क्योंकि सब देखते हैं धर्म अलग अलग हैं लेकिन उनके सिद्धांत हैं गाइस, जो उनके सिद्धांत हम देखते हैं, जो उनके नियम हैं, तो वो तो सभी के हम देखते हैं समानता मिलती है। सभी धर्म कहते हैं गाइस कि पृथ्वी में सभी जीवों को जीने का अधिकार है। सभी धर्म बोलते हैं गाइस कि ईमानदारी से रहिए। बौद्ध धर्म को देख लें अपन तो सत्य अहिंसा की बात की गई है। जैन धर्म में बोलते हैं तो सत्य बोलिए, अहिंसा मत करिए किसी भी जीव की, यही बोला जाता है। और दुनिया के कोई भी धर्म कटुता की भावना नहीं लाता है, सब एकता की बात करते हैं गाइस। तो यही बोलते हैं गांधी जी बोलते हैं राजनीति को धर्म से चलाइए, धर्म से निर्देशित कीजिए, नैतिक मूल्यों से जोड़िए। तो गरज ने कौन का मानवाधिकार का, देखिए 3 लोगों ने बोला है राजनीति के बारे में अपन गौर करेंगे। फर्स्ट हुए महात्मा गांधी, दूसरे हुए मानवाधिकारी गाइस। मानव अधिकार अधिनियम हम देखते हैं वो कब आया गाइस, हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो इस बोर्ड ने क्या कहा राजनीति के बारे में कि धर्म से जोड़ना है कि नहीं। और तीसरा है गाइस नारीवादियों ने, आंदोलनकर्ता ने भी कुछ कहा। नारीवादियों, महात्मा गांधी और एक है मानवाधिकारी आयोग। तो हमने एक का पढ़ लिया गाइस। अब देखते हैं अपन आगे क्या कहा नारीवादी आंदोलनकर्ताओं ने। नारीवादी आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि अल्पसंख्यकों के धर्म की रक्षा की जानी चाहिए, उनका विशेष कदम उठाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई दंगे फसाद होते हैं या धार्मिक मामलों से कोई बहस छेड़खानी होती है तो अधिकतर हम देखते हैं ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यकों के मारे जाते हैं। मतलब अल्पसंख्यक जिसकी भारत में ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं हैं उनके, अब वो ज़्यादा संख्या में नहीं है, तो उनके धर्म की हमें रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए। गाइस महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति को धर्म से चलाना चाहिए। अल्पसंख्यकों ने क्या कहा गाइस कि अल्पसंख्यक नहीं, मानवाधिकार ने क्या कहा कि धर्म से अल्पसंख्यकों की धर्म की रक्षा करना चाहिए। अब देखते हैं महिला आंदोलनकर्ताओं ने क्या कहा। महिला आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि गाइस पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, इसलिए सरकार को उन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहिए। गाइस महिलाओं को हम देखते हैं कोई भी धर्म हो, बहुत से धर्मों में क्या होता है महिलाओं के साथ मतभेद किया जाता है। जैसे हम यदि मुस्लिम धर्म को ले लें तो उनको भी हम देखते हैं महिलाओं को उनके अपने ही धर्म में अपनी ही मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं होता है, उनके ही मंदिर में जाने का अधिकार नहीं होता है। तो हम देखते हैं पारिवारिक मामले हम बहुत से देखते हैं, बहुत से महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। तो ये हुआ नारीवादी आंदोलन करना। तो हमने तीनों की बात बोली थी गाइस। पहला रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला हमने देखा किसके बारे में, पहला हमने देखा महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति को धर्म से चलाइए। मानवाधिकार समूह ने क्या कहा कि अल्पसंख्यकों को धर्म की रक्षा कीजिए। और महिला आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि नारियों के साथ में भेदभाव होता है, पारिवारिक कानून जो है उनके साथ सही नहीं है, समानता को लाने वाले समतामूलक नहीं बनाने के लिए हमें उनमें बदलाव करने चाहिए। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा।
गाइस हमने देखा कि जो हमारा भारत है वहाँ पे बहुत धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। 3 की हमने बात की कि जो समाज सुधारक है उनकी बात की हमने। एक तो नारीवादी आंदोलनकर्ता जिन्होंने कहा कि धर्म समानता मूलक होना चाहिए, और जो सॉरी गाइस जो गांधी जी ने कहा कि राजनीति को धर्म के अनुसार चलाना चाहिए। और तीसरा हमने देखा मानवाधिकार बोर्ड ने कहा कि अल्पसंख्यकों के धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। सो गाइस ऐसा इनके बारे में हमने बात की, तीनों ने सही ही कहा है। देखिए सांप्रदायिकता, हमारे देश सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता हम देखें हमारे देश में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो सांप्रदायिकता उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। सांप्रदायिकता होती है गाइस अपने धर्म को दूसरे धर्म से तुलना करना, अपने धर्म की एक धर्म की दूसरे धर्म से तुलना करना तथा किसी विशेष धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म की बुराई करना सांप्रदायिकता है। मतलब एक धर्म के दूसरे धर्म को से श्रेष्ठ मानना और विशेष दर्जा देना ही सांप्रदायिकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये बोल दूँ कि ये बोलना कोई सांप्रदायिकता नहीं है। यदि मैं बोलूँ कि मेरा हिंदू धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और मुस्लिम धर्म दुनिया का सबसे खराब धर्म है, तो ये तो सांप्रदायिकता हुई कि नहीं हुई, बुराई वाली बात हुई कि नहीं हुई। उसमें आग लगेगी मुस्लिमों को, नहीं लगेगी, लगेगी मुसलमानों को। तो ये होती है गाइस सांप्रदायिकता। आई होप गाइस आपको सांप्रदायिकता के बारे में समझ में आया होगा। मतलब एक धर्म को दूसरे धर्म से विशेष मानना और उसके लिए विशेष मानना और दूसरे धर्म की बुराई करना ही सांप्रदायिकता है। हमारे भारत में बहुत सारे देश हैं, लेकिन गाइस हम देखते हैं जो सांप्रदायिकता है, जो धर्म है गाइस, सबके सिद्धांत क्या होते हैं, समान होते हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सिर्फ उनका मानने का तरीका अलग होता है। देखिए गाइस इस डायग्राम में बताया गया है कि हम सब एक हैं। हमारे भारत में किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई है, इसीलिए हमारा भारत क्या है गाइस, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बारे में हम इसकी सांप्रदायिकता के रूप देखेंगे। हमको और क्या सांप्रदायिकता के रूप देखने को मिलते हैं हमारे समाज में। सो गाइस सांप्रदायिकता देखिए हमने कि एक धर्म को विशेष सुरक्षा प्रदान करना और दूसरे धर्म की बुराई करना ही होती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं गाइस। हमको देखते हैं हम पूर्वाग्रह तथा धार्मिक समुदाय की धारणा। गाइस हम देखते हैं हमारे घर में हमको पता नहीं चलता है, पूर्वाग्रह होते हैं। पूर्वाग्रह मतलब कि दूसरों में मतभेद करना, अंधविश्वास करना, ये होते हैं गाइस पूर्वाग्रह। जैसे धार्मिक समुदाय की धारणा बन जाती हैं गाइस। जैसे हम बोलते हैं, घर में बोल देते हैं हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। इससे क्या हो जाता है, साथ में हमारे मन में ये भी लगने लगता है हम दूसरे धर्मों की बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम सांप्रदायिक सोच के इंसान हो गए हैं। ये होती हैं गाइस पूर्वाग्रह तथा धार्मिक अवधारणाएं। गाइस दूसरा हम देखेंगे जो सांप्रदायिक होते हैं, जो एक साथ सोचने वाले या फिर एक धर्म की गुटबंदी करने वाले होते हैं, वो क्या होता है, सांप्रदायिकता सोच राजनीति का प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। यही सोच इसी सोच के सहारे क्या होते हैं, इसका सोच का सहारा कौन ले लेते हैं, राजनीतिक लोग ले लेते हैं और अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। मतलब राजनीतिक लोग, जैसे हम चुनाव में देखते हैं गाइस, तो वो लोग क्या करते हैं कि सांप्रदायिक सोच को उकसाना चाहते हैं। बोल देते हैं नहीं हम आपके धर्म के हैं, आपके संप्रदाय के हैं, इसीलिए हमें आप जिताइए, और वो मदद मांगते हैं। और वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ हमारे संप्रदाय का है, क्योंकि उनमें सांप्रदायिक समुदाय की धारणा तो उनमें मन में होती ही है और उनको बढ़ाने का काम करते हैं, स्थापित हो जाती है। दूसरा हमने रूप देखा। तीसरा हमने देखते हैं सांप्रदायिक आधार पर राजनीति, गोलाबंदी और चुनाव में उकसाना। क्या कर देते हैं, गोलाबंदी करते हैं राजनीतिक लोग, मतलब कि अपना एक समुदाय बना लेते हैं, एक ही सोच वाले और एक ही धर्म के। तो ये होती है सांप्रदायिक भावना। चौथा रूप देखेंगे, सांप्रदायिक भावना के कारण भारत और पाक का विभाजन आप देख ही चुके हैं, इसी भावना का परिणाम है गाइस। ये सांप्रदायिक भावना जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत बड़ा विराट और
विनाशकारी रूप भी ले सकती है, जो कि हमने 1947 में अपना भारत और पाक का विभाजन देखा होगा आपने। ये होती है सांप्रदायिक भावना के रूप। देखिए, पहला देखा गाइस पूर्वाग्रह, आप जल्दी रिवाइज कीजिए, पूर्वाग्रह। दूसरा देखा राजनीतिक प्रभुत्व हो जाता है। तीसरा आधार क्या होता है, गोलाबंदी कर लेते हैं। और चौथा हमने देखा कि इससे विभाजन भी हो सकता है, देश को टुकड़ों में भी बांटा जा सकता है। इतना विकराल रूप होता है सांप्रदायिकता का। सो गाइस, देखते हैं हमारे देश में ज़्यादातर वर्चस्व हिंदू मुस्लिम का रहता है, और साथ में जैन धर्म, सिख धर्म। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं हिंदू धर्म है हमारे भारत में, 79% है। सो गाइस, देखते हैं ये लोग अपना वर्चस्व चाहते हैं। सांप्रदायिक भावनाएं इसमें क्या करती हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना प्रभुत्व जमा लेती हैं, इसी के कारण इसका फ़ायदा उठाती हैं। और यदि सांप्रदायिक भावना को ज़्यादा उकसाया गया गाइस, ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि आप हिंदू धर्म के हैं, आप हमारे धर्म के हैं, आपके रीति रिवाज अलग हैं और हमारे रीति रिवाज अलग हैं, तो इससे बड़ा विकराल रूप हमको 1947 में कई बार दंगे फसाद भी हो जाते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं ये झंडा लगा हुआ है, ये मतलब कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को अलग अलग मानने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं हमारे देश में। और यदि अपन ने इस भावना को एक विराट रूप भी हो सकती है। इसमें कई बार हमने इसके रूप देखे, क्या देखे, चुनाव में पूर्वाग्रह देखा गाइस, अंधविश्वास देखा पहला। दूसरा हमने देखा चुनाव में, देख सकते हैं आप। तीसरा हमने देखा कि इसमें जैसे यदि आपको लिखने को आ जाए तो मेन हेडिंग पॉइंट ए है गाइस, पूर्वाग्रह के आधार पर। दूसरा अपन लिख सकते हैं कि इसमें चुनाव सांप्रदायिक रूप कौन सा है गाइस, इस हमने चुनाव में राजनीतिक पार्टियां प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। दूसरा, तीसरा अपन लिख सकते हैं कि इसका विकराल रूप विभाजन के रूप में हो सकता है। जो चौथा हम लिख सकते हैं गाइस, इससे क्या हो जाता है, पूर्वाग्रह, राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं, और भी मतलब छोटे छोटे दंगे फसाद भी हो सकते हैं। ये होते हैं गाइस सांप्रदायिकता के प्रॉब्लम। तो गाइस, हमें हमेशा ये सांप्रदायिक भावना को जोर नहीं ना देते हुए हमें क्या होना चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए। और सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाना लीगल तो नहीं है, असंवैधानिक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी निजी हित के लिए सांप्रदायिकता को राजनीतिक पार्टियां उपयोग कर लेती हैं। तो गाइस, ये हमारे मन में ही नहीं होना चाहिए। हमारे मन में यही होना चाहिए तो कोई कुछ नहीं होगा, हम सब एक हैं। क्योंकि हम देखते हैं ये सांप्रदायिक भावना कहाँ तक चल सकती है, क्योंकि हम देखते हैं एक इंसान का विचार तक तो मिलता नहीं है एक दूसरे से। हाँ, कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट मिलते हैं। यदि अपन कोई संगठन बना लेते हैं, उस संगठन के जैसे कि कोई भी संगठन होता है तो कुछ पॉइंट मिलते हैं, एक इंसान का विचार तक तो दूसरे से मिलता नहीं है। तो क्या हम बोल देंगे कि नहीं, हमारा विचार आपका नहीं मिलता तो आप हमसे अलग हैं, आप हमसे अलग रहिए? तो नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, यदि हम मोटे तौर पे देखें तो सबके सिद्धांत एक ही होते हैं, सबके आचार विचार एक ही होते हैं, और सबका धर्म यही कहता है कि सब मानवता के साथ रहिए, इंसानियत की सीख देता है। गाइस, हमें ऐसे रहना चाहिए। चाहे वो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, इन सब के बारे में अपन देख सकते हैं। ये है निशान इसका, ये हिंदू है, हम देख सकते हैं मुस्लिम है, और एक कौन है गाइस, हम देखते हैं पंजाबी साइड से लगता है हमें। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो गाइस, हमने देखा कि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और सब साथ में रहते हैं। क्योंकि और हकीकत यही है गाइस, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हमारा कोई मजहब नहीं होना चाहिए, हमारा कोई समुदाय नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं, क्योंकि सबके सिद्धांत तो एक ही होते हैं। सो गाइस, हमने देखा कि ऐसी सांप्रदायिक भावना का ये भी रूप हो सकता है। इसीलिए गाइस, हमारे भारत में हमने देखा सांप्रदायिकता के रूप देखे हमें गाइस, कि एक तो राजनीतिक पार्टियां भी उकसाती हैं, दूसरा उनमें पूर्वाग्रह होता है, तीसरा यदि हम विकराल रूप देखें तो उनमें विभाजन भी हो सकता है, बहुत बड़ा समुदाय गोलाबंदी हो जाती है, और दंगे फसाद भी हो सकते हैं सांप्रदायिक भावना के कारण। इसीलिए हमारे संविधान ने इनको अधिकार दिया है। हमारे संविधान ने क्या कहा है भारत में गाइस, कि हमारा संविधान, हमारा भारत क्या है, कोई एक धर्म पर विशेष जोर नहीं देता है। जो संविधान का निर्माणकर्ताओं के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी गाइस, हमने देखा। क्योंकि हम देखते हैं यदि हम किसी एक धर्म को अपन भारतीय धर्म मान लेते हैं तो दूसरे धर्म को क्या हो जाती है गाइस,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम यदि एक धर्म को हम यदि विशेष अधिकार देंगे तो दूसरे धर्म वालों के प्रति एक नाइंसाफ़ी होगी कि नहीं होगी? यदि हम हिंदू को राष्ट्रीय धर्म बना देते हैं तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ था गाइस, वहाँ का जो राष्ट्रीय धर्म है वो क्या है? बौद्ध है। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो पाक का जो धर्म है गाइस, वहाँ का राष्ट्रीय धर्म है वो है इस्लाम है। लेकिन हमारे भारत का कोई एक धर्म नहीं है। हमारा भारत, हमारा संविधान है जो उसमें सभी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है, सभी धर्म को मानने का अधिकार है और आप किसी के धर्म को खराब नहीं बोल सकते, ये बताया गया है। और साथ में हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन चलाता है। क्योंकि हम एक धर्म को हमारे भारत में एक धर्म नहीं है, हमारे भारत का बहुत सारे धर्म हैं। इसलिए हमारे भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। सो गाइस, हमने देखा कि हमारा भारत कैसा है, सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है, किसी धर्म के साथ में कोई नाइंसाफ़ी नहीं करता है। और देखते हैं हम धर्मनिरपेक्ष शासन में क्या विशेषता की गई है धर्म के बारे में हमारे संविधान में। सो गाइस, आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में भारत एक क्या है गाइस? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो किसी एक धर्म को धर्म के मामले में निरपेक्ष है, मतलब किसी पक्षपात नहीं करता है, निष्पक्ष है और वो किसी एक धर्म को नहीं मानता है, वो सभी धर्मों को मानने वाला है। दूसरा हम देखते हैं धर्म पालन तथा प्रचारकों को आज़ादी है। गाइस, हमारे देश का नागरिक क्या है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी को भी कोई धर्म पसंद आ जाता है तो उसका पालन कर सकता है, कोई उस पर रोक टोक नहीं करेगा, वो आज़ाद है। वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन ऐसे कर सकता है, ये नहीं बोल सकता गाइस कि हमारा धर्म अच्छा है और तुम्हारा धर्म खराब है। सांप्रदायिक भावना नहीं होनी चाहिए। बाकी वो पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है। हमारे देश में होता है प्रचार कि नहीं होता है? बहुत से कागज़ बांट दिए जाते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि इसमें आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, भले ही आपका जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो। जन्म मतलब कि आप हिंदू धर्म को मानने वाले घर में आपका जन्म हुआ है और आपको यदि मुस्लिम धर्म को मानना चाहते हैं तो आप फुल आज़ादी है, आप मान सकते हैं। पहला धर्मनिरपेक्ष संविधान में, दूसरा आज़ादी प्राप्त है, तीसरा हम देखेंगे इसमें धर्म में भेदभाव असंवैधानिक है। आप किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक है, ये हमारे संविधान में वर्णित है। यदि चौथा देखें तो शासन धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित लाने में छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। जो शासन है गाइस, किसी भी धर्म में समानता लाने के लिए छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है, जो कि आपने महिलाओं में देखा था। महिलाओं को यदि नहीं था अधिकार जाने का, बहुत से अलग अलग समतामूलक नहीं थे, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमारे संविधान में हमने देखा कि क्या है, समानता सुनिश्चित लाने में छुआछूत की इजाज़त नहीं है। तो हमने 4 इसके फैक्ट देखे। भारतीय संविधान में धर्म के कई सब क्विक रिवीजन करते हैं। एक तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, दूसरा धर्म प्रचारकों को आज़ादी है, तीसरा भेदभाव और असंवैधानिक है, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। गाइस, देखा हमने पहले धर्मनिरपेक्ष याद हो जाना चाहिए गाइस अभी। धर्मनिरपेक्ष, दूसरा क्या है? आज़ादी है सबको, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है। तीसरा हमने देखा कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव असंवैधानिक है। धर्मनिरपेक्ष, आज़ादी और भेदभाव, ये तीसरे देखा। और चौथा हमने देखा छुआछूत और समतामूलक है, सबको समानता लाना चाहिए और छुआछूत नहीं करना चाहिए। ये 4 हमने फैक्ट देखे। आई होप गाइस आपको याद हो गए होंगे। धर्मनिरपेक्ष, आज़ादी, भेदभाव और समानता। यदि आपको ये कीवर्ड याद रहते हैं तो आप इसके बारे में लिख के चले जाएंगे। गाइस, आगे देखते हैं अपन, क्योंकि अपन को पढ़ने को तो बहुत है गाइस, अपन पढ़ लेते हैं और बहुत सारा भूल भी जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम इसका सारांश बना देते हैं और 3-4 पार्ट तो हमने इसके डाल ही दिए हैं। गाइस, देखा अपन देखेंगे अब जाति और राजनीति। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें।
सो गाइस, हमने देखा कि हमारे देश या विश्व में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और सबके साथ हमारे देश में क्या किया जाता है, समानता या धर्मनिरपेक्षता की भावना रखी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं गाइस, हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। क्यों गाइस? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान कैसा है, वो धर्मनिरपेक्ष है। हमें हिंदुस्तान पसंद है। क्यों है पसंद गाइस? क्योंकि हम देखते हैं किसी एक धर्म के साथ मतभेद नहीं किया जा सकता है। यदि हमारा संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, वो देता है तो सबको देता है, और ऐसा नहीं करता है गाइस कि एक धर्म को तो यदि बढ़ावा देता है तो वो दूसरे धर्म को उसमें बुराई निकाले या हानि पहुंचाए। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष होने के कारण क्या होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार भाव सद्भाव के साथ में रहते हैं, कोई किसी के साथ में मतभेद नहीं होता है। आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानते हैं, और आज़ादी है हमारे धर्म में प्रचारकों की। और यदि धर्म का पालन, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हंस मिलजुल कर हमारे देश में रहते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे देश में क्या है, कोई भी जो संविधान में हमारे जब धर्मनिरपेक्ष है तो ये लोग बोल रहे हैं, न जात की बात करूँगा, न धर्म की बात करूँगा, न गर्व की बात करूँगा, न शर्म की बात करूँगा, इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा कर दो, ला दे दुनिया में खुशी में उस कर्म की बात करूँगा। ये है संविधान का हमारे रूल कि ना तो कोई धर्म की बात करता है, ना जात की, ना पात की, जो सबको खुशियाँ दे हम उसकी बात करेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो तो एक लाइक, और पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाइए। वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आज आप अपन देखते हैं, आगे चलते हैं कास्ट के बारे में। कास्ट मतलब जाति के बारे में। अभी हमने दो चीज़ पढ़ ली हैं। एक तो पढ़ा है हमने लैंगिक बंटवारा, सामाजिक विभाजन, लैंगिक सामाजिक विभाजन, और दूसरा देखा है गाइस हमने धर्म के बारे में, राजनीति, धर्मनिरपेक्ष शासन देखा है, धर्म संप्रदाय देखा है। अब आगे चलते हैं कास्ट की ओर। सो गाइस, अब देखते हैं हम जाति और राजनीति क्या होती है, जाति और क्या होती है राजनीति। जाति में क्या, राजनीति हम देखते हैं। राजनीति में सामाजिक विभाजन हम देखते हैं। जाति का सामाजिक विभाजन एक सकारात्मक पक्ष भी होता है, इसका एक नकारात्मक पक्ष होता है जाति का विभाजन करना। गाइस, जाति की व्यवस्था के रूप देखते हैं हम, कैसे जाति की व्यवस्था चलती है। जो समाज एक तो चलती है गाइस वंश के आधार पर जातियाँ अपनी चलती हैं, और एक चलती है कार्य के आधार पर। गाइस, आप समझ सकते हैं वंश आधारित जाति, जैसे यदि आप एक अपने हमारा वंश जैसे भी कोई भी हो, जैसे हम किसी भी जाति में जन्म लेते हैं, एसटी के में लेते हैं तो एसटी के बच्चे कहलाएंगे। और या फिर हम देखते हैं कोई भी जाति में जन्म ले लेते हैं, हिंदू जाति में लें या मुस्लिम जाति में लें तो हम उसी जाति के कहलाएंगे। ये होता है वंश के आधारित जाति, ठीक है ना। वंश के आधार पर जाति, पेशा चलता रहता है। हम देखते हैं जो वंश आधारित जाति है, यदि हमारे पापा कोई काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, कपड़े सिलने का, तो बच्चा भी कपड़े सिलने का काम करेगा। यदि कुछ इंजीनियर पार्ट मतलब कि जैसे कि कुम्हार होता है गाइस, यदि वो बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उनका पेशा चलता रहता है, उनका बच्चा भी मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। ये इनका स्थायी होता है, इनका पेशा स्थायी होता है, बदलता नहीं है। रोटी बेटी की प्रथा चलती है गाइस। हम देखते हैं कि उनमें क्या होता है, वो लोग वंश के आधार पर यदि जातिगत व्यवस्था को चलाते हैं तो अपनी ही कास्ट में, अपनी ही जाति में वो बेटी की शादी करेंगे और अपने ही साथ बिरादरी के साथ में या अपनी ही जाति के लोगों के साथ में खाना खाएंगे, वो दूसरों के साथ में नहीं खाते हैं। ये हुआ गाइस जाति का विभाजन वंश के आधार पर। आई होप आपको वंश के आधार पर जो प्राचीन प्रथाएं चलती थी गाइस वो आपको समझ में आई होंगी। ये वो होती थी वंश आधारित जातिगत व्यवस्था। अब इसमें कोई अपना ना तो पेशा चेंज कर सकता है, यदि किसी के बच्चे को कोई काम पसंद नहीं आता तो वो दूसरा काम नहीं कर सकता, स्थायी होता है। और वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे जाति में नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ में खाना नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता। ये होता था वंश आधारित
जातिगत व्यवस्था। अब देखते हैं अपन आज के समाज में हम देखते हैं ज़्यादातर कार्य आधारित होती जा रही है, लेकिन ये भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज देखते हैं हम कार्य आधारित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि नियम और का यदि शोषण नहीं करना है किसी इंसान का गाइस, तो हम देखते हैं कार्य आधारित होना चाहिए उस व्यवस्था को। कार्य पर आधारित होती है, यदि आप कार्य पर आधारित जाति क्या होती है गाइस, जैसे हमने देखा कि हमारे किसी का बच्चा, कोई बच्चा यदि हिंदू में जन्म ले या मुस्लिम में जन्म ले, मुस्लिम में यदि उसको कार्य उनका पसंद नहीं है, माना कि किसी बच्चे ने जन्म लिया किसके घर में, एक लकड़हारे के घर में जन्म लिया, किसके, लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले के घर में, और लकड़ी काटने वाले के घर में, लेकिन उसको बच्चे को वो काम पसंद नहीं है। ये व्यवस्था कार्य आधारित व्यवस्था होती है, इस पसंदगी पर आधारित होती है। यदि उसको पसंद नहीं है तो वो लकड़ी नहीं काटेगा, वो जाकर किसान का भी काम कर सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो और उसकी जाति बदल जाती है, स्थायी नहीं होती है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये होती है कार्य आधारित व्यवस्था। मतलब जो आप काम करने लगते हैं उनके अनुसार आपकी जाति भी बदल जाती है, पेशा बदलता है। इसमें पेशा स्थायी रहता था गाइस, हमने देखा, इसमें बदलता रहता है, इसमें कोई ये व्यवस्था नहीं है कि आप अपने पेशा मतलब कामकाज, काम करना, काम अपना बदल सकते हैं। तो इसमें अस्थायी होता है कार्य आधारित पर, और हमने देखा बदल जाता है। और क्या होता है गाइस, इसमें रोटी बेटी जैसी कोई प्रथा नहीं चलती है। यदि किसी को पसंद नहीं आता है गाइस आपको, कि यदि आपको, आप इसमें अपन तो गाइस इसमें अपन देख सकते हैं, जैसे कि यदि अपन देखते हैं इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने पास में जो कार्य आधारित व्यवस्था होती है, यदि अपने पास में कोई बगल में होटल में बैठ के यदि अपन खाना खा रहे हैं, तो अपन ये नहीं पूछते हैं कि बगल में किस जाति का बैठा है। और जबकि हमने वंश आधारित जाति देखी थी, उसमें क्या देखा था गाइस, कि वो लोग अपनी ही जाति के लोगों के साथ में आकर के खाना खाते हैं, पंगत लगा करके खाना खाते हैं, जो कि हिंदी में पहले बोला जाता था गाइस। और अब देखते हैं वो किसी भी जाति में कोई भी शादी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि ये है कार्य आधारित व्यवस्था। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमारा एकमात्र लाइक ही सपोर्ट है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ऐसी ही अदर वीडियो पाते रहिए। सो गाइस जो वंश आधारित जातिगत व्यवस्था थी, हम देख सकते हैं इसमें, उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा छुआछूत थी। एक जाति के दूसरे लोगों के साथ में खा नहीं सकते हैं, नीची जाति के लोग उसमें उनके साथ में उनके ऊंची जाति के लोगों को छू नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनके साथ में पानी नहीं भर सकते हैं। ये थी प्रॉब्लम गाइस। तो जैसे कि हमने प्राचीन समय में आपने देखा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो गाइस इस आधार पर कार्य बटा हुआ था। जो हम देखते हैं ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं गाइस, ये माना जाता था वर्ण व्यवस्था में कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा के कहाँ से निकले हैं, हम देखते हैं मस्तिष्क से निकले हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मण के कहाँ से निकले हैं गाइस, बाहों से निकले हैं। और जो वैश्य हैं वो जंघा से निकले हैं। जबकि जो शूद्र जाति के या दलित वर्ग के लोग हैं गाइस, वो उनके पैरों से निकले हैं। और इनका काम, जो शूद्र जाति के लोग हैं उनका काम क्या होता था, इन तीनों वर्ग के ऊपर के लोगों की क्या करना गाइस, सेवा करना। ये किसका काम होता था, शूद्र का काम होता था। इन तीनों वर्गों की सेवा करना शूद्र का काम माना जाता था। इनसे लोग क्या करते थे, घृणा करते थे, इनको लोग छूते नहीं थे, दलित और शूद्रों को। और साथ में ये लोग कभी भी आते थे, हमने प्राचीन समय में देखा था, ये थी वर्ण व्यवस्था। पहले तो गाइस जब हमने देखा ऋग्वेद समय पे या फिर और प्राचीन में देखा था, कोई इतनी ज़्यादा कठोर इनके नियम नहीं थे, लेकिन जैसे समय बदलता गया इनके नियम और कठोर होते गए। इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। जब भी ये गांव में आते थे गाइस, तो इनको कुछ बजाते हुए आते थे और लोग घरों में घुस जाते थे। इनका काम अक्सर खराब दिया जाता था, इनका वंश के आधार पर कार्य चलता था। ये थी गाइस जातिगत व्यवस्था, छुआछूत भरी, शोषणकारी थी गाइस, बहुत ही खराब थी।
इसीलिए गाइस हमने देखा जो महात्मा गांधी बहुत सारे समाज सुधारक आंदोलनकर्ता हुए जिन्होंने चाहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके साथ ये गलत हो रहा है, तो गाइस बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए उनके साथ में, उनका साथ दिया। जैसे महात्मा गांधी हैं गाइस, अंबेडकर जी हैं जो दलितों पर काम करते थे, पेरियार रामास्वामी हैं जो भेदभाव से उनको इन व्यवस्थाओं से मुक्त करवाने के लिए आंदोलन किए। ये छुआछूत तो भेदभाव ना हो, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। कोई ठिकाना है गाइस कि हम आज इस वाले कास्ट में हैं, आज ब्राह्मण या क्षत्रिय में हैं, कल हो सकता है उन्हीं की जाति में आ गए, तो क्या हमको वो काम नहीं करना पड़ेगा? तो ये व्यवस्था तो वाकई ख़राब है ना। अपने ही यदि आप सोचेंगे तो भी ख़राब है। और फिर अपन देखते हैं पृथ्वी पर जो प्रकृति ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है, इक्वलिटी का अधिकार दिया है, तो ये व्यवस्था कहाँ से आ जाती है? ये व्यवस्था तो समाज के लोगों ने ही निर्मित की हुई है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ, फिर क्या हुआ, आंदोलन हुए, समाज सुधारक हुए, बहुत लोगों ने क्या किया, समाज को सुधारने की व्यवस्था की। जब उनका ज़्यादा शोषण होने लगा, पुरानी प्रथा का पूर्ण रूप से तो नहीं बदली है। अभी भी हम देखते हैं बहुत से लोग बोलने लगते हैं, ऐसा हो जाता है कि ना दूसरों के साथ में खाना खाना, ना पानी पीना, ऐसी व्यवस्था होती है। लोग दूसरों के, अभी भी हम देखते हैं कि लोग दूसरी कास्ट में या एक कबीले के लोग दूसरे कबीलों के लोगों के साथ में शादी नहीं करते हैं। ये प्रथाएं जो पुरानी चली आ रही हैं, ये चल रही हैं, जो रूढ़िवादी अंधविश्वासी प्रथाएं हैं। क्या होता है, एक इंसान की पहचान तो सिर्फ इंसान से होनी चाहिए ना गाइस, कोई जाति या फिर बिरादरी से तो नहीं होना चाहिए ना। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। ये होती हैं सामाजिक भिन्नताएं, सामाजिक असमानताएं, ये बेकार की रूढ़िवादी प्रथाएं, और लोग इससे घिरे हुए हैं और अपना बहुत ज़्यादा बेकार करवाते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं। सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाइस आप पढ़ेंगे अपन राजनीति में जाति। अब अभी हमने देखा कि हाँ, राजनीति में अब क्या रोल है इसका। अभी तो हमने सामाजिक विभाजन देखा, समाज में दो प्रकार की जाति व्यवस्था पढ़ी। एक तो वंश पर आधारित होती है और दूसरी होती है कार्य पर आधारित। तो कार्य पर आधारित ज़्यादा सही है वंश पर आधारित से, क्योंकि वंश पर आधारित होना एक प्रकार का शोषण करना दूसरों का, या फिर एक चीज़ से बंधे रहना। खुद भी तो बंधे हैं आप, कि आप अब दूसरों के लोगों के साथ में नहीं रह सकते, उनके मिलजुल के नहीं रहते। जब तक आप प्रेम सद्भाव नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप कहते हैं ना गाइस, जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप समानता का अधिकार नहीं दिलाओगे उनको, तो आपको भी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको भी समानता नहीं मिलेगी। आप इसी दलदल में फंसे रहेंगे और दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देश में ऐसा नहीं होता है गाइस, तो वो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये होती है गाइस जातिगत व्यवस्था, जो कि एक बहुत ही रूढ़िवादी प्रथा है। गाइस अब देखते हैं राजनीति में जाति क्या होती है। देखिए हम इनके रूप देखते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी क्या करती हैं गाइस, वो भी खेल लेती हैं जाति व्यवस्था में। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के क्षेत्र की जाति के आधार पर खड़ा करती हैं कोई भी कैंडिडेट। क्या होता है गाइस, इसमें बताया गया है कि राजनीति में कैसे जाति होती है। जब भी किसी पार्टियां होती हैं, जैसे अपन देखते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, जब उनको कोई उम्मीदवार खड़ा करना होता है तो वो अपने सदस्य के मेंबर किसको खड़ा करती हैं, उस क्षेत्र के लोगों को देख लेती हैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखती हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, किस किस जाति के लोग ज़्यादा है। यदि जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं गाइस, उसी का कैंडिडेट ला करके खड़ा कर देती हैं। इससे क्या होता है, वो जीत जाता है। तो वो एक प्रकार का क्या कर लेती हैं गाइस, एक प्रकार का लाभ उठा लेती हैं इन सब चीज़ों का, जाति प्रथाओं का। क्योंकि हम देखते हैं कि जाति में क्या होता है, एक प्रकार का भावना, एक जाति अपनी जाति के लोगों में भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। गाइस हम देखते हैं क्या होता है, यदि हम कभी ट्रेन में आपने सफ़र किया है, आपने ट्रेन में देखा होगा कि बहुत से लोग रहते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में यदि अगर बगल वाली सीट में यदि किसी ने जाति को पूछ लिया, जैसे ये है गाइस, ये है इंसान, दो जन जा रहे हैं ट्रेन में, और क्या किया इन लोगों ने, जाति को पूछ लिया। और जाति को यदि पूछ लिया, वो अपनी ही जाति का हुआ, तो इनमें पता है भावनात्मक रूप से ऑटोमेटिकली ये जुड़ जाएंगे, इनको लगेगा ये हमारी ही जाति का है, और उसके साथ में अच्छे उनकी पटने लगेगी ऑटोमेटिकली। ये होती है जातिगत व्यवस्था। सो गाइस जो जातिगत, इसी का
उकसाने का काम करते हैं चुनाव वाले, अब उन्हीं की पार्टी का खड़ा करते हैं। एक तो हो गया राजनीति में हमने देखा। दूसरा देखते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जातिगत भावनाओं को उकसाती रहती हैं। पहला हमने देखा, वो कैंडिडेट उन्हीं जाति का खड़े करेंगे उस क्षेत्र के अनुसार कि क्षेत्र में कौन जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। दूसरा गाइस हम देखते हैं कि जातिगत भावनाओं को उकसाती हैं। तीसरा देखेंगे, राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण राजनीति को जाति का खेल कहा जाने लगा है। क्या कहा जाने लगा है कि राजनीति जाति का ही खेल है, जिस जाति के लोग रहते हैं उसी जाति का कैंडिडेट यहाँ से जीतता है, तो ये खेल कहा जाने लगा है। तीसरा रूप हमने देखा। पहला गाइस हमने क्या देखा, पहला देखा हमने आपने कि राजनीतिक पार्टियां उस क्षेत्र के अनुसार उस जाति में किस जाति के लोग यहाँ हैं उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा करती हैं। दूसरा, उनकी भावनाओं को उकसाती हैं। तीसरा हमने देखा कि इसीलिए राजनीति को जाति का खेल कहा जाने लगा है। चौथा, चुनावी उम्मीदवार छोटी छोटी जातियों को मिलाकर बड़ा भरोसा जीतते हैं। जो चुनावी उम्मीदवार होते हैं, जो गाइस खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं अधिकतर, तो ये तो गाइस हमने 3 नकारात्मक पक्ष देखे। कौन कौन से? एक तो चुनावी में उन्हीं पार्टी के लोगों को खड़ा करना, दूसरा उनमें ये जातिगत मसले को उठाना, और तीसरा हमने देखा कि ये राजनीतिक पार्टियों को खेल कहा जाता है जाति का। ये हमने नकारात्मक पक्ष देखे। एक हम देखते हैं गाइस, जो चुनावी उम्मीदवार होते हैं वो एक जाति से नहीं जीत सकते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं, एक ही जाति में बहुत सारे लोगों को मिला लेते हैं। जो छोटी छोटी जातियां होती हैं उनसे मिलती भी नहीं है थोड़ी बहुत, तो उनको भी मिला लेते हैं, बोल देते हैं कि नहीं हम आपकी ही जाति के हैं। जैसे गाइस हम देखते हैं ओबीसी में बहुत सारी जातियां रहती हैं, मिली हुई होती हैं। क्या होता है, जो ओबीसी कैटेगरी है तो उसमें हम देखते हैं जो विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो जितने भी ओबीसी वाले होंगे उनको भी मिला लेंगे, बोल देंगे हम आप जैसे आगे तो अपनी जाति का लेंगे, फिर बाद में जब उनका पूरा नहीं हुआ, जाने कि इतने में हम नहीं जीतेंगे, तो वो क्या करते हैं गाइस, दूसरी जाति के लोगों को भी, जितनी भी ओबीसी जाति हैं छोटी छोटी जातियां, उनको भी मिलाकर बड़ा कर लेते हैं। तो यदि मिलाने की बात हो रही है तो ये तो सही है, कम से कम मतभेद तो हटेगा। कई पार्टियां एक ही जाति के गाइस क्या होता है यहाँ पे, जैसे एक ही जाति के कई लोग, विभिन्न पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हैं, जैसे हमने देखा एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है, और ये पार्टिकुलर क्षेत्र है, यहाँ से इन लोगों को जीतना है। ये बहुत सारे लोग एक ही जाति के लोग रहते हैं, ज़्यादातर एक जाति के। तो क्या होता है, ये कांग्रेस वाला भी उसी उम्मीदवार को खड़ा करेगा, उसी जाति के लोग को खड़ा करेगा जिसमें इस जाति के लोग रहते हैं। ये बीजेपी वाला भी उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा कर देता है जो इसमें रहते हैं। तो इसमें जब हमारी ही जाति के 2 लोग आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं गाइस, जो वोटिंग करता है, मतदाता है, वो उसी को वोट देते हैं जो काबिलियत के आधार पर देते हैं गाइस। और देखते हैं अपन, किसी को वोट बैंक किसी जाति को कहा जाता है, जिसमें उनकी मतलब कि वोट बैंक इसलिए कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं और एक ही जाति को वोट देते हैं। और क्या देखा हमने, जाति में क्या राजनीति होती है, राजनीति में कैसी जाति, हाँ, एक क्षेत्र किसी जाति का प्रभुत्व हो तो अनेक पार्टियां उसी जाति का उम्मीदवार भी खड़ा करती हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। हमने क्या देखा यहाँ पर, जाति में राजनीति कैसी देखी गाइस। पहले नंबर देखा कि क्या करते हैं ये लोग, एक ही जाति के लोग एक ही जाति के उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, और पहले नंबर ये भावनाओं को क्या करते हैं गाइस, उकसाते हैं। पहला देखा जातिगत भावनाओं को उकसाना। दूसरा हमने क्या देखा, उकसाना, चुनाव में उन्हीं कैंडिडेट को खड़ा करना जो कि उसमें उस जाति के लोग हैं, उस क्षेत्र विशेष में उस जाति के लोग रहते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, कैंडिडेट खड़ा करना। तीसरा क्या देखा हमने कि यदि विभिन्न पार्टियां सब यदि उसी का कर देती हैं, उसी का खड़ा कर देती हैं, उसी का कैंडिडेट खड़ा करती हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। चौथा क्या देखा गाइस, हमने देखा चौथा कि जो यदि विभिन्न पार्टियां तो खड़ा करती हैं, यदि एक ही जाति के 2 कैंडिडेट आ जाते हैं तो क्या होता है, उनमें चुनाव करना उम्मीदवारों को कठिन हो जाता है और वो काबिलियत के आधार पर चुनते हैं। पांचवा हमने क्या देखा गाइस कि जो
एक ही जाति से लोग जीत नहीं सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत सी जातियों को अपने में मिला लेते हैं और जातिवादी भावना को उकसाते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। समझ ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट एक कीवर्ड हैं गाइस। यदि आप इतना सा याद रखते हैं तो क्या हो जाता है, आप इसके अंदर का तो लिख ही ले जाएंगे। सो गाइस हमने अभी देखा राजनीति में जाति। अभी हमने क्या देखा गाइस, राजनीति में क्या जाति रोल निभाती है, कैसे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जाति में भी एक राजनीति होती है, जाति में भी लोग राजनीति खेल लेते हैं। कैसे करते हैं गाइस, जैसे हर जाति क्या होती है गाइस, पहला अपन इसका पॉइंट देखते हैं, इसके रूप देखते हैं कि हर जाति बड़ा करना होना चाहती है। मतलब कोई जाति अपना स्वरूप छोटा नहीं करना चाहती, वो बड़ा होना चाहती है गाइस। हम देखते हैं इसलिए पहले उन छोटी छोटी जातियों को अलग रखते थे, अलग अलग रखते थे। अब अपनी जाति में मिलाकर राजनीति जाति का स्वरूप बड़ा करते हैं। क्या बताया गया है गाइस इसमें, देखिए कि जो पहले अपन देखते थे ना कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, थोड़ी बहुत भी भिन्नता है, तो वो क्या करते थे, अपनी जाति से अलग रखते थे, अलग अलग। अब क्या करते हैं, अब वो जानते हैं गाइस कि हम एक जाति के बल भरोसे पर वोट नहीं जीत सकते हैं, हम सत्ता पर नहीं आ सकते। इसलिए क्या करते हैं लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, प्रभुत्व बनाना चाहते हैं गाइस, तो वो मन में विचार करते हैं, सोचते हैं मन में कि क्या किया जाए। तो वो क्या करते हैं, अपनी जाति को, एक जाति को बहुत बड़ा बना लेते हैं। जिस कैंडिडेट जिस वाली जाति का होता है गाइस, तो वो सोचता है कि हम अपनी जाति को कैसा बड़ा करें, तो वो अपनी छोटी छोटी जातियों को भी मिला लेता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे हम बोल दें कि नहीं आगे तो एक ही जाति है, कि हमारी कोई भी जाति हो, हमारी एग्जाम्पल के लिए जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनकी जातियाँ अलग अलग जातियाँ थी, तो उनको मिलाना चाहता है। क्यों, और दूसरे जैसे हम ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ आ जाती हैं, तो मिला लिया गया है ना गाइस। ये होती है जाति में राजनीति। सो गाइस हमें ये जो जातिगत व्यवस्था है, ये लोग मान तो ज़रूर लेते हैं, बड़ा करते हैं, किसके लिए, सिर्फ ये लोग वोट पाने के लिए। और क्या होता है इससे, उनमें झूठे क्या कर देते हैं, वादे भी देते हैं कि हम आपकी अपनी जाति को बढ़ाएंगे, आपकी जातियों को बढ़ाएंगे, मारो चोट वोट की जो जाति से, ठीक है ना। तो एक लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में जाति प्रथा, ये क्या बोल रहे हैं बहुत से, हमको यही बोलना चाहिए गाइस, हमको उनकी काबिलियत के अनुसार वोट देना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। ये लोग झूठे वादे कर देते हैं, अक्सर हम देखते हैं बहुत से कि हम अपनी जाति को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फिर नहीं करते हैं तो क्या भ्रष्टाचार होता है, मदद की आस से लोग वोट दे देते हैं। और जो इंसान काबिलियत वाकई में जिसके अंदर पढ़ा लिखा नहीं है, काबिलियत यदि नहीं है, तो वो जाति के आधार पर यदि अपन वोट तो दे देते हैं किसी भी इंसान को, इससे क्या होता है गाइस, वो अब सत्ता पर पहुंच जाता है और फिर वो अच्छे निर्णय नहीं ले पाता है, वो सबका भला नहीं सोच पाता है, जो जातिवादी भावना को उकसाता है। देखिए पंडित जी, इसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दीजिए, वरना ये भूत बार बार तंग करेगा। ये जाति प्रथा हमेशा ये तंग करता रहता है। लोग इसी के बल पर क्या होते हैं, सत्ता पर आ जाते हैं और काबिलियत होती नहीं है अधिकतर, और वो अक्सर सत्ता पर आकर के ऐसे गलत निर्णय भी ले लेते हैं। एक जाति को बढ़ाना, दूसरी जाति के साथ में मतभेद करना है, और ये गलत है गाइस। क्या करते हैं, ये आरक्षण की बात करते हैं। हमने देखा क्या करते हैं, ये लोग आरक्षण की बात करते हैं कि हमें आरक्षण देंगे, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दबे चले इस मछली की तरह खींचे चले जाते हैं कि ये आरक्षण हमको मिलेगा। और बल्कि जब वो राजनीति में चले जाते हैं ऐसे लोग जिनको माइंड नहीं होता है, वो काबिलियत जिनकी नहीं होती है गाइस, तो वो किसी का भला नहीं कर पाते, वो सिर्फ ओनली अपना सोचते हैं। इस प्रकार लालच देते हैं और करते कुछ नहीं है। देखिए गाइस, ये जो जाति के लोग हैं, जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं अक्सर, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम मिल जाओ तो मैं जमाना छोड़ दूंगा, उन्हें फिर कोई फिक्र नहीं रहती है, ना ही जाति की ना ही किसी की। जो इंसान जाति का बढ़ावा देगा, ये ऐसे वैसे तरीके से राजनीति में आना चाहेगा, सत्ता में आना चाहेगा, तो वो क्या किसी का भला करेगा, वो तो सिर्फ अपना ही करेगा ना।
गाइस आप देख सकते हैं जानवरों में कोई जाति नहीं होती, वो अपन से भी सही होते हैं। जैसे लिखा है डायोग्राम में, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुसलमान, कुर्मी, यादव, घोसी, ये तो इंसान की जातियां हैं, ये तो इंसान की जातियां हैं। पर हमारी कोई जाति नहीं होती, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी कोई भी भावना को किसी को उकसाया नहीं जाता है और सब लोग को सपोर्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने जातिगत व्यवस्था। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि नहीं आया है तो डिसलाइक करके जाए हमारी वीडियो को, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट अवश्य करना। देखिए गाइस, हमने देखा इसमें क्या देखा, जातिगत व्यवस्था में ये लोग, इनके 3 रूप हमने अभी अभी देखे कि जाति में भी क्या राजनीति होती है। क्या करते हैं लोग, अलग अलग एक जाति को क्या कर देते हैं, बड़ा करते हैं। किस लिए, ओनली वोट पाने के लिए, क्योंकि एक जाति से जीत नहीं पाते हैं, है ना। और दूसरा हमने क्या देखा, एक जाति के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसीलिए विभिन्न जातियों को अपनी जातियों में मिलाते हैं, उनमें संवाद भाईचारा बढ़ता है। यदि ये मिला रहे हैं तो इसमें तो हाँ ठीक है, संवाद और भाईचारा बढ़ रहा है, लेकिन झूठा आरक्षण देना, लालच देना, ये बुरी बात है, ये राजनीति में सही नहीं होता है। हमें अपनी उनकी काबिलियत के अनुसार ही अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए। राजनीति में जातिगत गोलाबंदी, अगड़ा पिछड़ा होता रहता है, गोलाबंदी करते हैं गाइस। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का कक्षा 10 का अध्याय 4 हमने ये आपको कंप्लीट करवा दिया है। हमने क्या क्या देखा गाइस, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। हमने देखा जो लैंगिक मसलों के बारे में देखा। लैंगिक मसले एक सामाजिक होते हैं, एक शारीरिक होते हैं गाइस। शारीरिक मसलों को हमने देखा, शारीरिक आधार पर जो विभाजन देखा वो शारीरिक विभाजन, जैसे लड़कियों की आवाज़ का पतला होना, उनका आकार देखा, लड़कों की मोटी होना, ये होता है शारीरिक विभाजन, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक होता है सामाजिक विभाजन, जो भगवान ने नहीं इंसान ने आकर के किया, मतभेद का शोषणकारी विभाजन, जो कि हम देखते हैं शोषणकारी विभाजन में महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं महिला और पुरुष में, महिला बराबर काम करती हैं, हर काम करती है, पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती हैं गाइस, 6 से 7 घंटे काम करती हैं, 8-9 घंटे, जब तक कुछ सोती नहीं है वो लगी रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन। और यदि ये काम ना करें तो क्या मर्द पैसा कमा पाएगा, जा पाएगा, इसके बाद भी उनको काम की वैल्यू नहीं दी जाती है। और क्या देखा गाइस हमने, उनके काम की वैल्यू उनको नहीं मिलती है। और साथ में यदि उनको आरक्षण दिया जाता है गाइस, कभी कभी महिलाएं, यदि उनको मौका दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती, चाहे इंजीनियर डिपार्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, आपने देखा होगा। और गाइस हमने क्या देखा, इसी के चलते क्या हुआ, उनका इस प्रकार शोषण किया गया, इसलिए बहुत सारे नारीवादी आंदोलन हुए, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था गाइस। हम देखते हैं बहुत सी मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं दफ्तर भी जाती हैं, काम भी करती हैं और घर का भी काम करती हैं, और इसके बाद भी उनको काम की वैल्यू नहीं दी जाती है। ये है शोषणकारी सामाजिक विभाजन। और जैसे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय जैसे बहुत से समाज सुधारक हैं जिन्होंने इनके ऊपर कदम उठाया, इनके लिए नियम बनवाए। आज तो हमारे फैक्ट हमने क्या देखा गाइस, जैसे कि हमने फैक्ट देखा, 2 फैक्ट देखे कि महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत ही खराब है। वहाँ पे 14% ही महिलाएं क्या हैं गाइस, संसद में हैं। और हमारे भारत में अभी 2019 में 14% ही महिलाएं भारत संसद में आ पाई हैं। और जो कि हम नॉर्डिक देशों में देखते हैं तो वहाँ का काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे 42% महिलाएं हैं गाइस। इस महिलाओं को सत्ता में लाने के लिए कैसे लाया जा सकता है, आपको ये भी उपाय सोचना चाहिए। तो हमने पढ़ा था गाइस, हमने देखा कि जो स्थानीय शासन में है उसमें क्या किया जाता है, सत्ता में लाने के लिए महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कोई महिला सीट भी आती है, और महिला सीट जब आती है गाइस, जैसे कोई भी चुनाव होता है जो स्थानीय लेवल पे, तो महिला सीट आती है, उसमें हमने देखा कि यदि महिला सीट आती है तो वहाँ पे कोई पुरुष नहीं होगा, महिला ही महिला खड़ी होगी। और जब महिला
महिला ही महिला खड़ी होगी गाइस तो महिला ही उम्मीदवार आएगी। और सत्ता में जब तक अपन महिलाओं को नहीं लाएंगे तो उनका साथ में आरक्षण, उनकी भावनाओं को अपन नहीं समझ पाएंगे और कुछ नहीं किया जा सकता। यदि सत्ता में आ जाती है तो वो खुद समझने लगती है, वो खुद निर्णय लेगी। और गाइस हम देखते हैं पहले यदि कोई महिला, यदि एक आध महिला यदि आ भी जाती है सत्ता में या प्रधानमंत्री बन भी जाती है, यही व्यवस्था कहाँ पे होना चाहिए गाइस? संसद में होनी चाहिए, तभी वो सत्ता में आ पाएंगी। ऐसे आने में क्या होता है, यदि एक आध महिला आ भी जाती है तो उसकी चलती नहीं है। प्रधानमंत्री भी बन जाती है तो उसके आसपास में बैठे हुए लोग क्या होते हैं गाइस? पुरुष होते हैं और वो उन्हीं के साथ में काम करती है, तो वो उतना अच्छा नहीं सोच पाती है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। लैंगिक विभाजन, इस सार्वजनिक विभाजन में हमने यही देखा गाइस। निजी विभाजन, सार्वजनिक, निजी विभाजन में हमने देखा कि घर के कामकाज से लेकर बहुत सारे काम किए जाते हैं, इसके बाद भी उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। और सार्वजनिक विभाजन में देखा हमने लिंगानुपात देखा था गाइस, साक्षरता देखी थी। लिंगानुपात हम देखते हैं हमारे देश में 800 से 850 है हरियाणा का, और पूरे भारत में 943 पर हजार पुरुष में 1000 पुरुष में। साक्षरता देखी गाइस, साक्षरता में क्या देखा? 54% ही महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं हमारे भारत में, और 76% क्या है गाइस? 76% मर्द साक्षर हैं। मतलब कि ये है रेशियो गाइस, 76% महिलाओं का रे है पुरुषों का। और हमने क्या देखा गाइस? उनको वेतन या बेरोजगारी के हिसाब से उनको समान काम पर समान अधिकार भी नहीं मिल पाता है। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग नहीं कर सकती, आप लड़कों की अपेक्षा कम काम करेंगी, जिसमें कि बराबर काम पर भी बराबर वेतन नहीं दिया जाता, उनको रखा भी नहीं जाता, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। वेतन के आधार पर, लिंगानुपात के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, और सांसद में उनकी, सार्वजनिक विभाजन में हम देखते हैं सांसद में उनकी स्थिति देखी तो गाइस, तो संसद में उनकी स्थिति ओनली कितनी परसेंट थी? 2011 की जनगणना के अनुसार हमने देखा कि 11% थी, और अभी 2019 में 14% ही हो पाई है। इतनी खराब हमारी स्थिति है, इतनी खराब स्थिति तो और छोटे छोटे देशों की भी रही है। और गाइस हमने देखा धर्म के आधार पर, धर्म देखा हमने। धर्म में क्या देखा गाइस? हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता, विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, सभी को समान माना जाता है, और सबको धर्मनिरपेक्ष शासन में सबको आज़ादी प्राप्त है। और तीसरा हमने धर्म, सांप्रदायिक भावना क्या होती है गाइस? एक धर्म को दूसरे धर्म की तुलना करना, अपने धर्म की बढ़ावा करना और दूसरे धर्म की बुराई करना, ये होती है सांप्रदायिक व्यवस्था। तो सभी धर्म के लोग एक हैं। हमारे हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, और राजनीति में भी सांप्रदायिकता को उठाया जाता है गाइस। सांप्रदायिक भावना को उठा करके लोग क्या कर देते हैं? चुनाव जीतना चाहते हैं, और जब यह राजनीति में जब ज़्यादा हो जाती है गाइस तो फिर क्या होता है? हम देखते हैं कि उसमें दंगे फसादे भी होने लगते हैं। लोग दूसरे धर्म के लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं, जैसा कि 1947 में हमने देखा था भारत और पाक का विभाजन। आई होप गाइस आपको सांप्रदायिक भावना समझ में आई होगी। जातिगत व्यवस्था को देखा, जातिगत व्यवस्था में भी ये सांप्रदायिक भावना की तरह उछाला जाता है। एक संप्रदाय के लोग ही अपनी ही जाति की व्यवस्था, अपनी ही जाति के लोगों को सत्ता में देखना चाहते हैं, भले वो कैपेबल हो या ना हो। तो हमको इसके आधार पर वोट नहीं देना चाहिए, हमको इसे उस आधार पर वोट ना, उसकी काबिलियत के आधार पर वोट देना चाहिए। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें आगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको नहीं सोए हैं, आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करके ही हमारे चैनल को जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।